डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। आपको कल बोला गया था लास्ट पीरियड में कि नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है। उसके बारे में डिफरेंट शेप की बॉडी के लिए क्या कंडीशन बनेंगे, फार्मूले उनके क्या होंगे, कहाँ इसका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे आपकी हुए वो डिस्कस की जाएंगी। ठीक। तो एक टॉपिक आपका है बेटा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इसका रोल होता है हम लोग का रोटेशनल मोशन में। इसमें हम यूज करते हैं इसका रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन करते थे, यानी स्ट्रेट पाथ में मोशन करते थे, जो जो मास का आपका रोल होता है, मास का जो रोल होता है लीनियर मोशन में या जिसे हम लोग क्या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, वही सेम रोल आपका यहाँ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इन रोटेशनल मोशन इज सिमिलर टू, ठीक है, मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन में होता था वो यहाँ पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है हमारा रोटेशनल मोशन में। ठीक है, वही वर्क हम लोग का रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ किसका होता है, इनर्शिया का होता है। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फॉलो द सेम रोल एज क्या इन द रोटेशनल मोशन एज मास इन द ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक। ये बेसिक कंडीशन आपकी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब यहाँ पे कंडीशन बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट बॉडी के लिए, डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है, डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जनरली जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा, किसी अगर पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वहां से उस पॉइंट मास की डिस्टेंस, ठीक है, का स्क्वायर और मास का जो प्रोडक्ट होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा एक टेंसर क्वांटिटी होती है। जैसे हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको डिस्कस करते हैं, एक हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेटा जब हम लोग कहते थे स्केलर क्वांटिटी तो बोला जाता है दोज क्वांटिटी विच, ठीक है, विच हैविंग ओनली मास फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वहां पे केवल अगर मास है हमारा, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करो, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड केवल है क्वांटिटी में तो उसे हम लोग कह लेते हैं क्या बेटा, ठीक है, क्या होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब उसके लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बेटा दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड फॉलो वेक्टर्स लॉ। एक कंडीशन आपका आ जाता है फॉलो वेक्टर्स लॉ आर कॉल्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और जब टेंसर की बात करते हैं हम कहते हैं बेटा दोज क्वांटिटी विच इज नाइदर स्केलर नॉट वेक्टर, मतलब जो ना तो स्केलर की तरह भी है कम्प्लीटली, ना तो वेक्टर हो, ना तो कम्प्लीटली स्केलर हो, ना तो कम्प्लीटली वेक्टर हो, उसे हम लोग कह देते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टेम्परेचर हो गया ये। ठीक है। आज के डेट में इलेक्ट्रिक करंट को भी आप टेंसर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। पहले स्टार्टिंग में हाई स्कूल लेवल तक पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिर वो मॉडिफाई हुआ इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी में। लेकिन जब से टेंसर का क्या हो गया, देखिए नई क्वांटिटी नोन हुई हमारी टेंशन, तब से अब इलेक्ट्रिक करंट को बेटा टेंसर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा। तो ये तो फिलहाल बेसिक थोड़ी सी क्या इन्फॉर्मेशन आपके थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी पार्टिकल के लिए बात करते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर पार्टिकल के लिए बात करते हैं फॉर ए पार्टिकल, फॉर ए पार्टिकल, तो लिखा जाता है किसी पार्टिकल, पार्टिकल कहने का मतलब होता है बेटा उसकी जो साइज होती है ना, वो जो उसकी साइज है वो वेरी स्मॉल हो। पार्टिकल कहने का मीनिंग होता है साइज की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए बेटा, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल साइज का होता है तो उसे हम लोग क्या टर्म देते हैं, पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी पार्टिकल के लिए लेते हैं तो आई की वैल्यू जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आई से। आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे आर है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं उससे उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है। और यम उसका मास हो गया, यम मास हो गया, वेर यम मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक। और आर जो होता है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस,
जिस एक्सेस के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उससे आपकी डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट एसआई यूनिट की हम बात कर ले बेटा, अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं आप, तो एसआई यूनिट आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एसआई यूनिट ऑफ आई, आई का मोमेंट ऑफ, देखो एम आर स्क्वायर है, एम को आप मेजर कर लेते बेटा केजी से, और आर डिस्टेंस है तो केजी इंटू बीटा स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे आप, डायमेंशन अगर आप बात करेंगे तो डायमेंशन की वैल्यू होगी, केजी को बेटा आप एम से लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं, एम एल स्क्वायर, यहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर हो गया, तो डायमेंशन आपका हो गया एम एल स्क्वायर, और आपने क्या निकाल लिया, यूनिट हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हम लोग ले रहे हैं बेटा। अगर कहा जाता कोई भी बॉडी है, ठीक है, और वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, कोई बॉडी है बेटा वो डिफरेंट पार्टिकल से आपकी मिलके बनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बेटा फॉर ए बॉडी मेड अप ऑफ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, फॉर ए बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हो गया फॉर ए पार्टिकल था, पहला पॉइंट ले लिया, दूसरा ले लेते हैं फॉर ए बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अगर उनसे मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके आपका बना है, फॉर ए बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अलग अलग जो पार्टिकल हैं उनसे अगर आपको मिलके वो बना हुआ आपकी बॉडी, ठीक है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट हमने एक बॉडी ले लिया ऐसे टेढ़ा में समथिंग जो भी है बेटा, ठीक, ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलके आपका बना है, सपोज दैट ये एक्सिस ले, इसके रिस्पेक्ट में आपने फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं बेटा अलग अलग पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे इसकी पार्टिकल्स हम लोगों ने ले लिया, अलग अलग पार्टिकल से बॉडी आपकी मिलके बनी थी। M1 मान लो R1 है, M2 R2 है बेटा, M3 एक हटा ही देते हैं, M3 R3 है, और ये हो गया MAN, और इसके लिए सपोज दैट RN, डिफरेंट पार्टिकल से मिलके ये बॉडी आपकी बनी हुई है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल से बॉडी मिलके बना हुआ है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ऐसे ले लेते, किसी एक्सेस से रुक जाइए, डायग्राम हम ऐसे बना लेते बेटा, ठीक है, डायग्राम जो आपका है उसको हम इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड बेटा, तो बेटा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके आपका क्या है बॉडी बनी हुई है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलके आपकी बॉडी बनी है, तो उस कंडीशन में कैसे हमारा होगा देख लो, ऐसे ले ले एक्सिस दिखा देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। सेपरेटेड बॉडी आपकी है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलके आपकी बनी है, M1 R1 M2 R2 M3 R3 MN RN, MN RN, ये डिफरेंट हमारे बेटा पार्टिकल्स है, डिफरेंट हमारे क्या है आपका पार्टिकल्स है जिनसे मिलके ये बॉडी आपकी बनी हुई है, ठीक है, एक्सिस आपको ले लिया गया पर्टिकुलर, सपोज दैट इस एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिए गए XYZ एक्सिस हमारी है, ठीक, यहाँ पे जो डिस्टेंसेज आपकी है ये Y एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करना हो, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करना है क्या अलग एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम Y एक्सिस, तो इस केस में क्या करेंगे, डिस्टेंसेज हमें दी गई है बेटा, डिस्टेंसेज आपको दी गई है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी बेटा आई इक्वल टू मासेस, जैसे यहाँ पे लिखा था पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ बेटा, पार्टिकल कहने का मीनिंग आपको पहले हमने समझाया कि इसकी जो साइज होती है ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है, वेरी स्मॉल साइज का हम लोग लेते हैं तब उसे टर्म देते हैं क्या, पार्टिकल टर्म देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब दिखाएंगे आई की वैल्यू हो जाएगी
m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर हो जाएगा। mn क्या हो जाएगा बेटा, rn स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, mn rn स्क्वायर के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा, इसको हम किसी, अगर कोई बॉडी है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो जो सिचुएशन हमारा अराइज होगा इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे बेटा आपका यहाँ से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, वहां से आप दिखा लेते हो। क्लियर है? तो दिस इज पार्टिकल सिस्टम के लिए कोई बॉडी अगर है डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसके इसमें आपका क्या सिचुएशन होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया किसी पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, या किसी सिंगल पार्टिकल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, अब इसी को आप समीशन एम आर स्क्वायर भी ले लेते हैं। क्या किस टर्म में ले लेते हैं बेटा, समीशन एम आर स्क्वायर का इक्वल टू समीशन एम आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसी को ले लिया जाए आर करके, समीशन एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके एन तक ईयर पार्टिकल आपने लिया है, तो वहां से आप इक्वेट करके वैल्यू हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। क्लियर है इतना? चलिए ठीक बेटा, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से हम दिखा लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपका क्या कोई बॉडी है एंड पार्टिकल से मिलकर बनी है तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वहां से आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस आपका आता है, एक टर्म आता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। एक टर्म आपका आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, वहां से हम डिसाइड करते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे इसमें आपने दिखाया कि बेटा पार्टिकल है 1 2 3 4, हमने मान लो यहाँ पे कंसीडर एन पार्टिकल हमने कंसीडर किया, तो एन पार्टिकल की पोजीशन यहाँ से सबकी अलग अलग है ना, डिस्टेंसेस सारे के क्या है, एक्सेस से आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो कंडीशंस आपकी होती है, यहाँ से सारे स्टेप के हमें मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम करके हमने टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इसी का थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक टर्म यूज किया जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ा सा आप समझना होगा, आपको कैसे होगा इसको हम बताते हैं। जैसे यहाँ से आपने निकाला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, हमने सपोज किया, ये एक्चुअल में नहीं होता है, सपोज किया कि अगर इस टोटल बॉडी का मास इस पॉइंट पे कंसीडर कर लिया जाए, टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर इस पॉइंट पे कंसीडर कर लिया जाए और इससे जो इसकी डिस्टेंस है उसे के से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा, के से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग कहते हैं तो देखा बोला जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया of actual distribution of mass, then that distance will be called as क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब थोड़ा आप समझ लो ऐसे। ठीक है, हो सकता है ऐसे लैंग्वेज में ना समझ पाए हों। होता क्या है बेटा कि जैसे हमने क्या किया कि अलग अलग हमारे पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी हुई थी, सबका मास की डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन आपकी अलग अलग थी, सबके मास डिस्ट्रीब्यूशन की जो पोजीशन थी वो कैसी थी आपकी, अलग अलग थी। अब इस कंडीशन में हम लोगों ने एज्यूम किया या कंसिडर किया कि पार्टिकल जो आपका है, जो पार्टिकल है, हम लोगों ने कंसिडर किया कि अगर ये पार्टिकल का टोटल मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लिया, मतलब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक पॉइंट पे, अगर हम लोगों ने इसे क्या किया, कंसीडर कर लिया कि वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, जैसे सेंटर ऑफ मास में बात करते थे। ठीक है, तो उस एक्सिस से जो गिवन एक्सिस है, एक्सिस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर का अगर टोटल मास के साथ जो प्रोडक्ट है वो बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस डिस्टेंस को, ठीक है, एक्सिस से उस डिस्टेंस को हम लोग बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। उसी डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पे टोटल मास को कंसीडर करने पर, ठीक है, जो आपका पूरी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, सॉरी पूरा बॉडी का आपका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस आपकी होगी उसे हम कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म हम लोग लेते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो
रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हमें कम मिलेगा, यहीं से लेते बेटा फ्रॉम एक्सिस। जब रेडियस ऑफ गायरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन तो हम दिखाते हैं द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, अबाउट ए गिवन एक्सिस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट विच इफ टोटल मास ऑफ, हम लिख देते बेटा फिर आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द एक्सिस, कहां से बेटा, फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस is that distance, is that distance at which, that distance at which if total mass of body will be assumed concentrated, then the product of mass of body and square of distance gives moment of inertia of actual distribution of body, moment of inertia of actual distribution of body, actual body, then that distance is called radius of gyration, उसी डिस्टेंस को हम लोग बात करते हैं बेटा, उसे नाम देते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। देन दैट डिस्टेंस इज ऑफ गायरेशन। तो डिफिनेशन लंबा हो जाता है बेटा, एक बार फिर से आप समझ लेंगे। तो ये हम लोगों ने पहले इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अलग अलग हमारे पार्ट से मिलकर बना था और इसकी पोजीशन हमारी अलग अलग थी, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। उससे करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, डिटरमाइन कर लिया, फाइंड कर लिया। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कंडीशन हमारी बन रही है, जब हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं बेटा, रेडियस ऑफ, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तब बोला जाता है आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, जिस एक्सिस से करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बॉडी का फाइंड किया है, उस एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पर्टिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसके स्क्वायर का मास के साथ प्रोडक्ट जो होता है वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है, उस पर्टिकुलर को हम लोग कह रहे थे बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर ले, मान लो बॉडी का आई था, तो यहाँ पे आई इक्वल टू लिखते हैं बेटा, फार्मूला लिखते हैं एम इंटू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा आई बाई एम, और के की वैल्यू निकालेंगे रूट आई बाई क्या हो जाएगा आपका, एम के बराबर होगा। क्यों, रूट आई बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई बाई एम हुआ, या के इक्वल टू रूट आई बाई एम हो गया। के की जो वैल्यू है वो हमारी रूट आई बाई क्या होता है, एम के बराबर होता है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से इसके बेस पे आप क्या कर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, वो चीजें आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है बेटा, ठीक है। इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा, इसी को हम लोग टर्म देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। शायद बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
तो एक बार शुद्ध हिंदी में आपको बता देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं बेटा। जो लोग हिंदी से पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा घूर्णन त्रिज्या। तो बोला जाता है घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, एक्सिस से वो आप होती है जिस पर अगर टोटल द्रव्यमान, बॉडी के टोटल द्रव्यमान को, अब हिंदी कंसंट्रेटेड का जो भी हो बेटा, ठीक है, अगर टोटल द्रव्यमान को वहां पे संचित मान लिया जाए, संचित मान लिया जाए, तो उस दूरी के वर्ग और किसका, द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर बराबर हो, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहते हैं उसे, रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज घूर्णन त्रिज्या कह लेते हैं। अब हिंदी वालों को भी पता चल गया होगा। तो ये चीज आपकी होती है, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है बेटा, ठीक है। इतना एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, फिर अगला बताते हैं। जल्दी करिए, 1 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बताते हैं। हो गया बाबू। तो ये तो कंडीशन हमारी हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं बेटा, अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की फाइंड करने के लिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम लोग कुछ डिफरेंट एक्सेस के थ्रू आपका थ्योरम ली जाती है। तो हम यहाँ पे बेटा दो थ्योरम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो थ्योरम स्टडी करते हैं। एक थ्योरम हमारा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक होता है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे दो थ्योरम की हम स्टडी करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखते हैं क्या होता है बेटा। एक टर्म आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसी को पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। हम यहाँ पे आपको सीधा फार्मूला डिस्कस किया जाएगा जो हमारे यूज में आता है बेटा, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर कोई भी बॉडी है कोई भी बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास या उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको मालूम हो, अगर उस बॉडी के लिए आपको बेटा सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको नोन है, ठीक है, और आपको किसी उसके पैरेलल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं। अभी आगे बहुत सारे केसेस में हमारे बेटा इस थ्योरम का यूज आएगा। इस थ्योरम का यूज बहुत सारे केसेस में, अभी आप डिफरेंट एक्सिस के थ्रू जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का डिटरमाइन करेंगे, तो वहां पे हमारा यहाँ पे इस थ्योरम का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। देखो कैसे क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रिगार्डिंग, हमने जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक बॉडी है, ये इसका हमने सपोज किया बेटा, ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम लोग कहाँ से किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, आईसीएम से। अगर इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू को हम लोग बेटा आईसीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट आप लेते हो, कितने डिस्टेंस पे बेटा, अगर इससे आप आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको फाइंड करना है, बॉडी का मास आपका m है, ये आपका इसके पैरेलल एक्सिस एक हमने कंसीडर कर लिया बेटा, ठीक,
और जो यहाँ से सेपरेशन है इसको ए से दिखा दो, आर से ना दिखा के इसको बेटा हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, क्योंकि एक ही टर्म में ही आप पढ़ते आए होंगे अगर पहले पढ़ रखा है आपने तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू, जो हमारा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, आई इस एक्सिस को हमने सपोज दैट एक्स वाई ले लें, एक्स वाई एक्सिस के, और ये हमारा जो है ए बी एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम गिवन है। तो यहाँ पे आई एक्स वाई की जो वैल्यू होगी ये होगा बेटा आईसीएम प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। ये किसी पैरेलल एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का हमारा तरीका होता है। अगर किसी पैरेलल एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा डिटरमाइन करनी है, कोई पैरेलल एक्सिस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो उसका एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, वो होता है आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस पैरेलल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ, कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, पी क्यू जो भी ले लो आप, एक्स वाई जेड हमें उससे भी मतलब है, दैट मीन्स इस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना बेटा, तो वो वैल्यू होगा जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की है वो, प्लस उस बॉडी का मास इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, बोथ पैरेलल एक्सिस, जो दोनों पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर एंड मास ऑफ द बॉडी का प्रोडक्ट। ठीक है, उसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के साथ ऐड कर दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा मिल जाती है। इसी को हम लोग कह लेते हैं एक्सिस ऑफ कौन सा, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, या थ्योरम ऑफ पैरेलल थ्योरम कह लेते हैं इसी को, तो इसके बेस पे दिखा देते हैं। ठीक है, आई यहाँ पे जब दिखाएंगे आईसीएम या इसी को आईजी से भी दिखा लेते हैं बेटा, आईसीएम या इसी को आईजी से कह देते हैं, और आईजी जो होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग तो किसके थ्रू, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू या उसको सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये वैल्यू हमारी आईसीएम की होती है। अब ये आईसीएम की वैल्यू फिक्स शेप की जो बॉडी होंगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है। फिक्स शेप की बॉडी के लिए जो आपका आईसीएम की वैल्यू होती है उसके लिए फार्मूले डिफिनिट होते हैं। फिर जिन एक्सिस के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां पे वैल्यू अलग अलग थ्योरम को हम यूज करके, एक दो ही थ्योरम यहाँ पे पढ़ना बेटा है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा भी पढ़ेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उन्हीं थ्योरम का यूज करके डिफरेंट एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। बट एक चीज आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि थ्योरम अप्लाई करते समय कहाँ कौन सी एक्सिस बन रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। मतलब वो चीज आप क्या कर पाएंगे, अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस थ्योरम का हम यूज करेंगे तभी तो आप यूज करेंगे ना। जैसे आप डॉक्टर बन गए और दवा देना है, पेशेंट पहुंच गया, तो आप उसके डिजीज को क्या करेंगे, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, डायग्नोसिस नहीं होगी, तब तक कौन सी दवा आप देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब डॉक्टर आप बन गए, अब डॉक्टर बन गए, डायग्नोसिस नहीं आती है डिजीज की, तो उस केस में आप बेटर डॉक्टर नहीं कहला सकते हैं। ठीक है, आप बेटर डॉक्टर वही होता है बेटा जो आपकी डिजीज है, प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस कर ले। ठीक है, आजकल क्या है 90% क्या, बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है डॉक्टर तुरंत आपको टेस्ट लिखता है। ठीक है, पता लगा दवा 100 रुपए की और टेस्ट 5,000 की, तो कंडीशन क्या होता है, टेस्ट क्यों लिखते हैं कि दैट मीन्स वो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते बेटा, उसको डायग्नोसिस के लिए वो क्या टेस्ट के बेस पे ही डायग्नोसिस वो डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, जो बेहतर डॉक्टर होते हैं वो तभी आपको टेस्ट लिखते हैं जब प्रॉपर क्रिटिकल होती है। ठीक है, और आजकल का एक क्या पैटर्न है कि जैसे आप डॉक्टर के यहाँ पहुंचे हो तुरंत तो दुनिया भर का टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट लिखने का जो पर्पज आपका होता है, इसका मतलब डॉक्टर ने क्या कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाई, अगर डायग्नोसिस कर लेते कि हाँ इनको यही प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में टेस्ट की हमें बहुत जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। टेस्ट की प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट तभी आती है जब आपके डिजीज डायग्नोसिस नहीं होती है, या टेस्ट की प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे आपको कितना प्रॉब्लम है। जैसे मान लो हमने डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, आपको बताया हाँ ये चीज की आपको प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम किस लेवल तक है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जहाँ पे आपका जब तक डिफाइन नहीं हो कहाँ तक किस लेवल तक की प्रॉब्लम है, उसी के रिगार्डिंग आपको मेडिसिन दिया जाता है, तब वहाँ पे टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब जनरल केस में हर केस में टेस्ट करने का मतलब क्या है, आपने प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है। आप देखो पुराने जो डॉक्टर हुआ करते थे टेस्ट वगैरह इक्के दुक्के टेस्ट हुआ करते थे,
ठीक है। आज तो हर चीज का आपको छींक आएगा तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, आपको हल्का सा फीवर आ जाएगा तो उसका भी दुनिया भर का टेस्ट करा लेंगे। ठीक, तो वो चीजें आपकी जो होती है दैट मीन्स डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर अब नहीं हो रही है। और डायग्नोसिस बेटा तब आपकी प्रॉपर होती है जब आप जितना ज्यादा क्या पेशेंट के कांटेक्ट में आपका स्टडी टाइम पे रहे होंगे। ठीक है, बाकी थ्योरी पढ़ना है किस दवा किस डिजीज के लिए कौन सी दवा लगती है तो यार किताब में लिखा हुआ आप लिख लो, अभी क्या रट्टा मान लो आपको भी आ जाएगा यार, अभी डॉक्टर बन गए। बट डॉक्टर के लिए होना क्या चाहिए कि आप जब आप स्टडी करते हो यानी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो उस केस में आप कितने डिफरेंट टाइप के पेशेंट को फेस किया है। जितना ज्यादा डिफरेंट टाइप के पेशेंट को आप फेस करेंगे ना उतनी ही डायग्नोसिस आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। इसीलिए लोग पुराने डॉक्टरों पे थोड़ा सा फेथ क्यों ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को होल्ड किया है, मतलब हैंडल किया है। और जब बहुत सारे पेशेंट को हैंडल किए होंगे तो डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग उनको डायग्नोसिस के चांसेस मिले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि ये ज्यादा बेटर डायग्नोसिस करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं पुराने वाले ही अच्छे डायग्नोसिस कर पाते हैं, नया वाला भी बहुत अच्छा डायग्नोसिस करता है अगर उसने अपने स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, क्या हॉस्पिटल में पूरा टाइम दिया है। बहुत सारे बच्चे होते खाली लेक्चर अटेंड किया उसके बाद गायब हो गए। ठीक है, जो आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है डॉक्टर के साथ में, अगर उसको आपने नहीं किया प्रॉपरली तो प्रॉपर आपको डायग्नोसिस नहीं आएगी बेटा। तो ये तो फिलहाल आगे की चीज है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर बनिएगा सिलेक्शन होने के बाद की कहानियां हैं वो तब सीखिएगा। चलो देखो फिलहाल बातें आ गई तो आ गई। तो ये हो गया बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो आई एक्स वाई की वैल्यू हो गया आई सी एम प्लस क्या हो गया एम ए स्क्वायर के बराबर हो गया बेटा। ठीक है, ए है आपका सेपरेशन बिटवीन दो बोथ पैरेलल एक्सिस। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करते हैं तो देखो क्या होता है आपका, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थ्योरम होता है बेटा, यहाँ पे बोला जाता है अगर किसी भी बॉडी का दो परपेंडिकुलर एक्सिस से करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम है, किसी भी बॉडी का अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको क्या है मालूम है, नोन है, तो उस केस में थर्ड एक्सिस के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। इसी को कहते हैं बेटा थ्योरम ऑफ, हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। थ्योरम ऑफ क्या कहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। इसके लिए अगर हम डायग्राम ऐसे दिखा लेते हैं बेटा, मान लो कोई बॉडी है एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक, ठीक, अब ये मान लो एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया बेटा, जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, किसी को कोई ले सकते हैं, तीनों बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों ही एक्सिस हमारे म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा आई एक्स है, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है बेटा आई वाई है, और जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। जैसे इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिया गया बेटा, कंसीडर कर लिया आपने आई एक्स, एक्स एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई जेड हमें फाइंड करना है। आई जेड हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं बेटा। यहाँ तो दिखता है प्लेन में है ना, तो ये दो प्लेन में है, ये बेटा ऐसे रहता है, जेड एक्सिस हमारे ऐसे रहती है, आउट टू द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आई जेड की जो वैल्यू होगी बेटा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नोन हो और थर्ड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इसके बेस पर आप डिटरमाइन कर लेते हैं। ये दोनों एक प्लेन में हो गए, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को हम किसी बॉडी के डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस केस में बेटा जब आपका क्या है, ठीक है, आपको एक्सेस जो जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नोन है वो आपस में कैसे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसी को टर्म देते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया बेटा, दूसरा हमारा क्या हो गया,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे हमारा क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा वहां से आप दिखा लेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा हो गया थ्योरम ऑफ क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, चलिए तो ये तो केसेज आपके हो गए। एक्सिस जो थ्योरम होता है जिसके बेस पर भी डिफरेंट शेप की बॉडी के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे बेटा। ठीक, एक पॉइंट सुन लीजिए ऐसे, एक टर्म आता है रिड्यूस्ड मास, एक टर्म आता है हमारा रिड्यूस्ड मास आता है, तो थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी जो होंगी हमारे उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा देखिए, ये समझ गया भैया। पैरेलल होगा तो सीधे आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर कर लेना, परपेंडिकुलर होगा तो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो जाएगा, सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए डिफरेंट एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा, अगला कंडीशन है, एक पॉइंट समझ लीजिए एक बार, अभी पे क्वेश्चन जल्दी पूछा गया था। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो पार्टिकल सिस्टम है, दो पार्टिकल आपका है। ठीक है, देयर टू पॉइंट मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट आपका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पॉइंट मासेस अबाउट इट्स एक्सिस क्या, सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमें अगर निकालना है तो कंडीशन क्या होता है, तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग बनाएंगे हम लोग बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले रहे हैं आप टू पॉइंट मासेस, आप टू पॉइंट मासेस। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जो पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, अबाउट किसके, देयर सेंटर ऑफ मास, उनके सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा, उसके बाद उसी से हम समझा देंगे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही हमें, वहाँ पे एक टर्म आता है रिड्यूस्ड मास, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये हम रिलेशन ले रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो कंडीशन क्या हो रहा है, ये पार्टिकल है बेटा, दो पार्टिकल हमने लिया, सपोज दो पार्टिकल, इनके मासेज M1 और M2 हैं, M1 है और M2। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, बोला गया था बेटा अगर दोनों मासेज बराबर होते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। अगर दोनों आपका मास इक्वल होते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, लेकिन दोनों मासेज हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पे नहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के जो डिस्टेंस होगा, पोजीशन होगी वो मिडिल पे नहीं होगी। हमने सपोज कर लिया ये पोजीशन आपका सेंटर ऑफ मास का है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ से डिस्टेंस r1, यहाँ से डिस्टेंस r2 है, और टोटल जो डिस्टेंस आपका इन दोनों के बीच क्या है पार्टिकल के, वो आपका r है। दिस इज क्या है, वैल्यू आपका r के बराबर है। ठीक है, r1 है r2 है, और दूसरा कंडीशन हमारा इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया बाबू, r के बराबर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बेटा, r1 है r2 है, उनके बीच का सेपरेशन हमारा किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो इस टाइप का अगर कंडीशन आपकी बनती है, इस टाइप का अगर कहीं सिचुएशन आपका बन रहा है, दो पार्टिकल दो पॉइंट मासेज हैं, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखी गई है, तो उस केस में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा। आई की वैल्यू जो होती है, फार्मूला याद रखना बाबू, आई इक्वल टू m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। इस पे अभी करंटली क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए, बाकी कंडीशन तो हमारे सारे बुकों में दी गई है। ये कंडीशन आपको जो होता है, ठीक है, बहुत सारे बुकों में नहीं है, कुछ जगहों पे आपको मिल जाएगा, आप बुक देखेंगे तो कुछ जगहों में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि है ही नहीं है, कंपेटिटिव बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिड्यूस्ड मास। यहाँ पे जो m है ना, m1 m2 अपान m1 प्लस m2, इसी को म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कहते हैं रिड्यूस्ड मास। ठीक है, वेयर
वेर म्यू इक्वल टू होता है बेटा m1 m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, कॉल्ड क्या कहेंगे इसे, क्या नाम देंगे बेटा, ठीक है, इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिड्यूस्ड मास कहते हैं। म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। और याद रखेंगे आप रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू होती है ना, वो दोनों मासेस जो आपको m1 और m2 दिए गए हैं उनके रिस्पेक्ट में हमेशा रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू होती है वो लेस आती है, यानी m1 से भी कम m2 से भी कम। कैसे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज दैट आपको समझाने के लिए m1 की वैल्यू 5 kg ले लिया, m2 की वैल्यू मान लो हमने 10 kg ले लिया, ठीक, m2 की वैल्यू क्या ले लिया, 10 kg ले लिया। अब रिड्यूस मास की वैल्यू होगी m1 5 इंटू 10 अपान 5 प्लस 10, देखो आ गया 50 अपान बेटा 15 15, ये 3.33 आ रहा है ना। अब ये जो वैल्यू है आपका इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो ध्यान रखेंगे जो रिड्यूस्ड मास आता है बेटा वो बोथ बॉडीज के मासेस से हमेशा लेस होता है। इसीलिए हमने एग्जाम्पल ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू होती है ना, इसे आपने कहा रिड्यूस्ड मास, जो रिड्यूस्ड मास होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन एक्चुअल मासेस इन क्या, इसमें जो आपने एक्चुअल मासेस टेकन इन द कॉम्बिनेशन जो आपने लिया है यहाँ पे कंसीडर किया है, उनके इंडिविजुअल जो मासेस है ना उससे भी कम होता है। तो रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है वो किसी भी मास से, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, ठीक है, उन दोनों से ही हमारी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। दैट इज आप कह सकते हैं, ठीक है, म्यू लेस देन m1 एंड म्यू आल्सो लेस देन क्या, m2, m1 और m2 दोनों से ही हमारा कम होता है। तो रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन m1 एंड m2 बोथ। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखना क्या होता है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे। अगर दो पार्टिकल से मिलकर आपका क्या है सिस्टम बना हुआ है और इस तरह से पार्टिकल अरेंज है और उसके सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू फाइंड किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्या, पॉइंट मासेस अबाउट किसके, देयर सेंटर ऑफ मास। यहाँ सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने जब डिटरमाइन किया तो ये वैल्यू हमारी आ रही है बेटा। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर आपको फाइंड करना था तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक। अब कुछ चीज़ें हम बेटा एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर आपको बात करेंगे कल हम लोग क्या, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी फॉर डिफरेंट एक्सिस, ठीक है, सारी ये किताबों मिलेगा बेटा। आपके पास बोर्ड की किताबें हों, कॉम्पिटेटिव बुक्स हों, जो भी आपकी हैं सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा। अब बोर्ड की बुकों में जो होता है कुछ लिमिटेड कंडीशन में दिए गए हैं, कॉम्पिटेटिव बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें आपके मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे कल उसको थोड़ा सा देख के रखिएगा, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा, ठीक है, एक बार देखे रखेंगे तो हम जब समझाएंगे तो आसानी से आप समझ लेंगे बेटा, ठीक। देखो बेनिफिट आपको तभी मिलेगा बेटा जो भी टॉपिक आगे पढ़ाई जानी है वो एक बार आप देख के बैठिए, मतलब उसको देखने से पहले एक बार ऑलरेडी उसको आप क्या, यानी कि क्लास अटेंड करने से पहले एक बार उसको आप देख चुके हो, ठीक है, तब आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको उसी दिन आप कर लिया करिए, ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और खाली आपने लेक्चर सुन लिया और कहानी खत्म तो फिर हाल वो बहुत टाइम लगता है बेटा ऐसे लोग के सिलेक्शन होने में, या तो कह लीजिए नहीं होता है या तो होता भी है तो बहुत लॉन्ग टाइम उनको देना पड़ता है। अब होगा फाइनली तभी जब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे, यानी हिंदी में कह लो जी जान लगा देंगे पढ़ने के लिए, तभी होगा। अब वो जी जान आप एक साल में भी लगा सकते हो या सालों साल भी लगा सकते हो, जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ईयर गिनने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन फाइनली तभी होता है जब आप मेहनत करेंगे उस लेवल का, ठीक है। तो आपको कोई भी पॉइंट का डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम लोग थोड़ा सा एक कंपेयर कर लेते हैं बेटा, बाकी चीज़ें अब हम कल डिस्कस करेंगे। एक कंपेरिजन कर लेते हैं जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है बेटा और रोटेटरी मोशन होता है। जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है और रोटेटरी मोशन होता है उनमें एक कंपेरिजन हम लोग कर लेते हैं, कैसे होता है, कब किस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो बड़ा एप्लीकेशन आता है बेटा, ठीक। सुन लीजिए, जैसे हम लोग ने ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ट्रांसलेट मतलब सीधी लीनियर पाथ में जब मोशन की हम लोगों ने स्टडी किया था तो वहाँ पे पढ़ा था मास, एक क्वांटिटी आती थी मास m से रिप्रेजेंट करते थे। वही रोल हमारा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी शुरू किया तभी बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते बेटा। वहाँ हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था P इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ बेटा हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे,
एल से दिखाते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से, जैसे वहाँ पी से दिखाया, यहाँ पे जनरली हम लोग एल से दिखाते हैं। एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, वहाँ लीनियर वेलोसिटी को वी से दिखाते थे। तो ये हो गया हमारा किसमें, मतलब रोटेशनल मोशन में, और किसमें आपका ट्रांसलेशनल मोशन में। फिर हम लोग ले लेते हैं बेटा अगर क्या फोर्स पढ़ते हैं, जब फोर्स हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेटिव मोशन में, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सीलेशन। यहाँ पे मास को आई से दिखाएंगे बेटा, एक्सीलेशन जो होता है उसे अल्फा से दिखाते हैं। तो एफ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यहाँ पे जो फोर्स लेंगे बेटा, ठीक है, उसे वहाँ जो फोर्स का काम होता था वो यहाँ पे टार्क का काम होता है। जो काम आपका ट्रांसलेटिव मोशन में फोर्स करता था ना, वही काम यहाँ पे हमारा टार्क करता है। वो सीधे मोशन कराता था, ये रोटेट कराता है। तो रोटेशन के लिए हमें हमेशा टार्क की जरूरत होती है, जिसे बल्लाहुड कहते हैं बेटा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें टार्क की रिक्वायरमेंट होती है, और उसे हम लोग टाउ से दिखाते हैं बेटा। टाउ इक्वल टू हो जाता है आई इंटू अल्फा बेटा। वहाँ पे हम लोग करते थे, जो काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम बी स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, हाफ एम बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे बेटा। यहाँ पे जब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, उसे हम लोग कहते थे, लिखते तो इसे ही बेटा, वहाँ भी इसे लिखते थे, यहाँ भी इसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू हाफ, वहाँ एम की जगह पे यहाँ आई हो जाएगा, तो हाफ आई, बी की जगह पे यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग ने रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में पढ़ा था, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू, पी की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया क्या, एल, तो एल स्क्वायर अपॉन टू, एम की जगह पे आप लिख लेंगे आई, तो एल स्क्वायर अपॉन टू आई। ऐसे क्वेश्चन आप मोशन पढ़ते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग वी की जगह पे ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी लिख लेंगे। वहाँ पे पढ़ते थे बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस होता था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एस की जगह थीटा ले लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इक्वल टू ओमेगा, वहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे पढ़ते थे थर्ड इसको इक्वेशन को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे बी की जगह लिखेंगे बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पे अल्फा, एस की जगह पे थीटा। तो इस तरह से हम कंपेयर करके बेटा स्टडी कर सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें रोटेशनल मोशन का आपका जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ना, वो वहाँ से रिलेट होकर आपको याद हो जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा आप रखिएगा पढ़ के, ठीक है, प्रिपेयर करके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अगला कंडीशन क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या, ठीक है, फिक्स्ड बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे। आप थोड़ा सा देख के रखना बेटा, बाकी कल करते हैं तब बताते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना हो गया, फिर बाकी नेक्स्ट डे